एक राष्ट्र अध्यक्ष के सीट पर बैठे हुए व्यक्ति की साइकोलॉजी से भी है, सिस्टम से भी है और परेशानियों से भी है। आपके एक दर्शक हैं एआई आर्टलॉजी करके, वो अपना नाम लिख रहे हैं, मुझसे सवाल आपको कह रहे हैं कि मुझसे सवाल करें उनके, तो कोई नहीं, मैंने आपके सवाल पढ़ लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे सवालों के जवाब भी इंक्लूड कर लूँ। इनके सवाल हैं कुछ इस तरह के, वो पूछ रहे हैं कि अमित शाह साहब चुप क्यों हैं, क्या वो बीजेपी को आरएसएस मुक्त बनाना चाहते हैं। खैर, वोरा साहब ने वही सवाल किए, मगर वो एक दानिश्वर और एक फिलॉसफी के अंदाज में किए। आप सिंपल अंदाज में कर रहे हैं, तो मैं दोनों को मिलाकर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए साहब, हमें इसकी फिलॉसफी पर जाने की ज़रूरत है। मैं भारत की राजनीति पे कम क्यों बोलता हूँ? आपको पता है, जब मैं बोलता हूँ तो वो मेरे भी बस में नहीं होता, फिर मैं क्या बोलता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि एक वक़्त था कि आरएसएस की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, चाहे इसमें आरएलडी थी या कोई भी पार्टी थी, ताकत की ज़रूरत थी। पहले फंड की ज़रूरत थी, फिर ताकत की ज़रूरत थी, सत्ता लालच बढ़ता गया, चीज़ें कंट्रोल में आती गई और अ, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ा है कि स्टेज बाय स्टेज वो कैसे राजनीति के शिखर से और खुदा के शिखर तक पहुँचते हैं। तो वो पूरी साइकोलॉजी को हम फ़लसफ़ी अंदाज़ में जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ वोरा साहब, ये तो एक मोहरा था जिस पे ज़्यादा इसलिए चर्चा कि वो परचेज़ पे साइन करता कि नहीं करता। ये इसलिए नहीं होता कि आप जानते हैं अच्छे से कि जो ज़ेड सिक्योरिटी में होते हैं या हाई सिक्योरिटी में होते हैं, एक्चुअली वो कुछ दिनों तक खुश होते हैं और उसके बाद उनको पता चल जाता है कि असल में हम एक कैदी हैं और हम उनकी इजाज़त के बगैर हिल भी नहीं सकते, क्योंकि बीच-बीच में वो अपना साइकोलॉजिकल इनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो जिसकी सिक्योरिटी करते हैं उसको। वो देते हैं कि हम आपकी नहीं बल्कि अपने बॉस की, जिसने हमें आपकी सुरक्षा की ड्यूटी में लगाया है, हम कमांड वहाँ से लेते हैं। तो फिर जब वो उनको पता चल जाता है कि ये कमांड कहीं और से लेते हैं, तो इंसान को भी पता चल जाता है कि तू इतना बड़ा कैदी है कि हिल भी नहीं सकता, कब क्या हो जाएगा खुद सिक्योरिटी में से पता नहीं है। तो वो खैर कागज़ पे साइन करने से मना कर दें, इतनी हैसियत नहीं बचती। तब जब आप ताकत की एक सीढ़ियों पर चढ़ते-चढ़ते अपने आप को आखिरी सीढ़ी पर महसूस करने लगते हैं। मैं बड़ा लफ्ज़ों को बच के संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए बड़े, आप जानते हैं मैं किन शब्दों को, या आपको आम आदमी किन शब्दों से नवाज सकते हैं इन बातों को, तो हम ज़रा फ़लसफ़ी अंदाज़ में ही लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इस वक़्त जो पावर गेम है, वो बहुत ही खतरनाक लड़ाई में शामिल हो चुका है और अमित शाह साहब जो है डोभाल साहब की स्थिति या जयशंकर साहब की स्थिति को समझते हुए वो खामोशी अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि वो मनोविज्ञान को समझ चुके हैं, ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए वो अपनी खामोशी में ही भलाई समझ रहे हैं। ये आपके एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ और वो ना ही आगे आएंगे जब तक कि उन पर प्रेशर ना बना दिया जाए, बल्कि वो रास्ता ढूंढेंगे कि मैं खेती कैसे करूँ। तो कुल मिलाकर ये एक मसला उनका है। अब आरएसएस और मोदी जी की लड़ाई की बात अगर हम बात करें बीजेपी की कि वो बनाना चाहती है, ये कैसे हुआ? देखिए, जनता में जो आप ज़मीन पर, अब ये कावड़ के दौर में भी आपने देखा है, और पुलिस की कार्रवाइयाँ और उनका सपोर्ट और जो कुछ आप देख रहे हैं वो क्या है? वो ये है सर कि वो एक एक तबका होता है जो कुछ भी नहीं सोचता और वो एक अधिनायक, एक हीरो अपना चुन लेता है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। और अगर उसका हीरो ओवर द वे जाके, यानी नियम कानून को ताक पे रख के उनकी सपोर्ट करता है, तो वो लोग उस पर फिदा हो जाते हैं, वो ताकत बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यूपी के अंदर अपनी निजी ताकत को जनरेट किया जा रहा है, फिर उसमें बीजेपी रहे, ना रहे, मोदी जी आरएसएस का हाथ रहे, ना रहे, ये एक साइकोलॉजी के तहत यूपी को ट्रीट किया गया है। इसे समझ लें, बहुत एनालाइज़ किया जा सकता है, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। अब मैं आता हूँ आरएसएस और अ, बीजेपी के पावर गेम में। एक वक़्त होता है कि जब जनता का सहयोग लेकर आप बड़ी ताकत को हासिल करते हैं और फिर ताकत के ज़रिए आप बाकी को खामोश कर देते हैं और फिर आप क्या करते हैं कि सिस्टम को अपने अनुकूल बना लेते हैं। 2 तरीके हैं, या तो जनता का फ़ेवर आपके साथ इतना तगड़ा है कि आप किसी भी कीमत पर अपनी सीट पर बने रहेंगे, या फिर आपके हाथ में सिस्टम इतनी मजबूती से आ जाता है
कि अब जनता भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये आप सोचने लगते हैं और आपके आसपास की मशीनरी आपको ये सोचने का इशारा करने लगती है। वो इशारा फैसलों में आ सकता है, वो इशारा जो कार्यधारी संस्थाएं हैं उनकी वर्किंग शैली में आ सकता है, जैसे बिहार में वोटिंग अपलोड हो रही है। सवाल ये उठता है कि ये जो कोर्ट के कुछ फैसले आपने देखे होंगे आ रहे हैं, तो ये जब आपको एक ताकत इतनी मिल जाती है किसी भी शाह को, किसी भी शहंशाह को, कि वो मशीनरी और अपनी सेनापति और अपनी फोर्स के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए पब्लिक को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर उसे ना आरएसएस की ज़रूरत है, ना मोहन भागवत की ज़रूरत है, ना पन्ना प्रमुख की ज़रूरत है, ना प्रचार की ज़रूरत है। क्योंकि साइकोलॉजिकल भांड कारक, यानी जो पहले हुआ करते थे भांडन कारक, उनके ज़रिए जो एक माहौल क्रिएट किया जाता था, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर किस्म के भांड जो हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक और पावरफुल लोगों के घरों में घुसने वाले, जिसे मीडिया कहा जाता है, वो भांड जो हैं वो इतने मजबूत हैं इस वक़्त सिस्टम के साथ में, कि इनको जितने उनको चाहिए समर्थन, पर्याप्त सा समर्थन, उसमें से किस कैटेगरी के दिमाग वाले लोग जो हैं उसके कब्जे में आ सकते हैं, वो भांड और कारक के ज़रिए पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रित हैं, उसके वो कब्जे से बाहर नहीं जा सकते और सिस्टम 100% बिल्कुल सरेंडर्ड है, कब्जे में है। तो ना मोहन भागवत की ज़रूरत है, ना धनखड़ साहब की ज़रूरत है, ना किसी मंत्रालय मंत्रियों की ज़रूरत है। तो कुल मिला के जब सिस्टम आपके इशारों पर काम करता है, आपने कहा हो जा तो वो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति इन किसी भी नेता को अपने चरम की आखिरी सीढ़ी पर ले जाकर खड़ा कर देती है और वो खुदा होने के बस अपने आप को नज़दीक, कभी वो अदल के देखता है, कभी बदल के देखता है। अपनी पावर गेम में वो इतना मजबूत हो जाता है, कभी उसको लगता है मैं ही खुदा हूँ, कभी लगता है नहीं, नहीं, नहीं खुदा का प्रतिबिंब तो ज़रूर हूँ। तो मतलब इस उलझन में वो जो है उलझ जाता है और इसको कभी-कभी मेडिकल साइंस में बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि माफ़ कीजिएगा वोरा साहब। तो अब स्थिति एक तो ये होती है कि आपने एक पर्टिकुलर स्पोर्ट जिसे हम इंडिया कहते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज है, अब एक पूरी दुनिया का एक गाँव हिंदुस्तान है, जिसे हम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो मर्ज़ी आए कहें। तो उस स्पोर्ट पर आपकी कमांड मजबूत है, मगर चौथा पॉइंट ये आता है साहब कि चौथे पॉइंट पे पूरी दुनिया में चारों तरफ से घिरे हुई चीज़ें जो हैं वो और डरा देती हैं। जब आपको आप अपने अपने घर की छत पर तो काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं, मगर पड़ोसियों की छतें आपको डराती हैं, भयभीत करती हैं, आपके साथ कंडीशन लगाती हैं। आप दाएँ का दरवाज़ा खोल के निकलेंगे तो मैं ये रास्ता बंद कर दूँगा, तुम बाएँ का दरवाज़ा खोल के निकलोगे तो मैं ये रास्ता बंद कर दूँगा, तुम छत पे आओगे तो मैं अपनी गुलेल से तुम्हारे पे अटैक कर सकता हूँ, तुम मेरी जनानी को देख रहे हो छत पे तो तुमको आके घर में मारूँगा। तो ये सिचुएशन जो है कभी-कभी घर में बैठे हुए ताकतवर इंसान की भी हो जाती है, जब वो पड़ोसियों और दूर-दराज के ताकतों से घिर जाता है। ऐसी कंडीशन, बड़ी स्थिति खराब हो जाती है इंसान की। कभी उसको लगता है कि मैं ईश्वर तो हूँ ही, भगवान तो हो ही गया हूँ। दूसरी तरफ वो लगता है नहीं यार ये दूसरे भगवान आस-पास है, बहुत मारेंगे पकड़ के। तो सवाल ये उठता है, ऐसी स्थिति बड़ी कन्फ्यूज़न भरी हो जाती है। तो माफ़ करना, मैं देश की राजनीति को टोटली कोलैप्स होते हुए देख रहा हूँ, अर्थनीति को कोलैप्स होते हुए देख रहा हूँ, जनता के अंदर टकराव की स्थिति को देख रहा हूँ। नेताओं की स्थिति बड़ी अजीबो-गरीब है, कुछ बहुत चतुर चालाक हैं, जो ये समझते हैं कि हिट विकेट होने जा रहे हैं, हिट विकेट आराम से होने दीजिए, मैदान खाली होगा, आराम से बैटिंग करेंगे। कुछ लोग जो बेचारे कमज़ोर होते हैं, उन्हें दबा लिया जाता है, डरा लिया जाता है। तो स्थिति यहाँ पर जो साइलेंस की बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है वोरा साहब कि अंतर्राष्ट्रीय गेम, जहाँ ब्रिटेन का प्रेशर है, यानी नाटो का प्रेशर है, अमेरिका का अलग प्रेशर है, रशिया का अलग प्रेशर है, चाइना का अलग प्रेशर है। इतने सारे प्रेशर को झेलने के लिए एक निहायत बुद्धिमान, ज़हीन थिंक टैंक, कोर टीम और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनका मुझे भारी अभाव नज़र आ रहा है। सवाल इनसे निपटने की क्षमता मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक एक चीज़ इसमें और आखिरी शब्दों में कह देता हूँ। सवाल ये उठता है कि जब मैं ऐसे बहुत सारे इतिहास के मतलब मैं 8 साल की उम्र से जियोपॉलिटिक्स में शामिल हूँ। मेरी एज 8 साल थी। मैंने ईदी अमीन का उदय, उत्थान, पतन और ये सारे जो है गद्दाफ़ी, सद्दाम, इनको ना मैंने टिप्स पे, मुझे याद है, ऐसा लगता है कल की बात है।
तो ये सब चीज़ ना मैंने अपनी आँखों से देखी है, रीड किया है, पढ़ा है, समझाया है। सवाल ये उठता है कि अगर मैं इस वक़्त की सूरत-ए-हाल देख रहा हूँ, तो मुझे एक डरा हुआ इंसान नज़र आ रहा है और वो दहशत में गलतियाँ करेगा। तो आने वाले जो दिन हैं, वो हो सकता है इंटरनली प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूर कोशिश करे, मगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कोशिश नहीं हो पाएगी जीतने की या लड़ने की, तो कुल मिला के यही स्थिति भी आ सकती है कि एक वक़्त ऐसा आ जाए कि खुद ही कहे कि मुझे ज़रा खेत में जाने दो या जी, कहीं तो मौका दे दो। जी। पाकिस्तान में उसे एनआरओ कहते हैं।